हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विजन आइज के टुडे करंट अफेयर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी के लिए है। दोस्तों, तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति में सुधार। इस नाम से रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों नीति आयोग ने। चलते हैं, बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है वो 2011-10 और 2011 में 60,197 करोड़ रुपए था, और जो कि अब मतलब कि 2020 और 21 में, ये 2020-21 का डेटा है दोस्तों। तो 2020-21 में दोस्तों कितना हो गया है, 1,27,381 करोड़, मतलब कि दोगुने से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसका क्या महत्व है। दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या महत्व है, तो इसका ये जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान रचनात्मकता और नवाचार के केंद्र बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट बताया गया है दोस्तों कि उद्योग जगत के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आवश्यक कौशलों के अनुसार पाठ्यक्रम विकास को बढ़ावा देता है ये। तीसरा बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय संधारणीयता, मतलब कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आदि से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान प्रदान करके सामाजिक चुनौतियों को हल करता है। दोस्तों, तो इसमें बताया गया कि इसका महत्व, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्व ये है दोस्तों कि इसके माध्यम से हम शैक्षणिक संस्थानों को क्रिएटिव और इनोवेटिव का सेंटर बना सकते हैं। दोस्तों, एक हब बना सकते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्किल की, उसके अनुसार ही इसका जो पाठ्यक्रम है उसके विकास को बढ़ावा दे सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो सामाजिक चुनौतियाँ होती हैं उनको भी हल कर सकता है। सामाजिक चुनौतियाँ जैसे कि स्वास्थ्य सेवा हो गई, या फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गई, आदि मुद्दों को भी समाधान प्रदान कर सकता है। दोस्तों, अब ये समाधान प्रदान करने में, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी चुनौतियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जैसे कि यूएसए हो गई, दक्षिण कोरिया हो गई, इनमें क्या है दोस्तों कि इनमें हमारी भारत की तुलना में ज़्यादा खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि दक्षिण कोरिया में 4.8% खर्च किया जाता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जबकि यूएसए में 3.5% खर्च किया जाता है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो दोस्तों अपने यहाँ 0.64% खर्च किया जाता है दोस्तों, तो जो कि बहुत ही कम है। तो बजट का एक इशू है अपने यहाँ पर। तो ये चुनौती हो गई दोस्तों। दूसरी चुनौती ये है दोस्तों कि शोध से ज़्यादा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा है कि उच्चतर यानी कि एडवांस शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों का नामांकन कम होता है। इसके प्रूफ के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी सर्वे है उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसके अनुसार क्या बताया गया दोस्तों कि 2021-22 में पीएचडी में कुल 2.12 लाख पीपल या स्टूडेंट ने नामांकन करवाया है दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्या चुनौतियां हैं दोस्तों, तो पहला हम ये बता सकते हैं कि बजट का इशू है। बजट हमारे यहाँ सबसे कम खर्च किया जाता है दोस्तों। दूसरा है कि शोध से ज़्यादा एजुकेशन पर बल दिया जाता है, ना कि रिसर्च पर। अगर रिसर्च पर भी बल दिया जाता है, शिक्षण के साथ साथ रिसर्च पर भी बल दिया जाएगा, तो दोस्तों हमें जो वर्तमान रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम को, विकास को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब सिफारिशों के बारे में बात करते हैं, ताकि जो है शिक्षण जो संस्कृति है R&D की, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस पर 3 तरीके से बात की जा सकती है दोस्तों। एक राज्य के स्तर पर बात की जा सकती है, केंद्र के स्तर पर बात की जा सकती है दोस्तों, और विश्वविद्यालय या संस्थान स्तर पर भी बात की जा सकती है। तो राज्य के स्तर पर बात कैसे की जा सकती है दोस्तों कि विश्वविद्यालयों को वित्तीय और निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों, इनको फाइनेंशियल और डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ताकि जो अपना जो निर्णय है उस पर कोई भी पॉलिटिकल या किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, और अपने जो भी संस्थान है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सिफारिश की गई है दोस्तों। दूसरी सिफारिश राज्य स्तर पर ये की गई है दोस्तों कि अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को वैश्विक या क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मतलब कि उस आसपास के एरिया में और वैश्विक जो भी प्रॉब्लम है, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके या पर्यावरण संधारणीयता को लेके है, इन सब चीज़ों को
जो भी चुनौतियां हैं इनके अनुरूप ही जो सॉल्यूशन दिया जा सके, जो भी दिया जा सके उसके अनुरूप ही इसको बनाया जाना चाहिए। मतलब इसी के अनुसार ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किया जाना चाहिए दोस्तों। केंद्र के स्तर पर बात करें तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो भी पहल हो उसके अनुसार ही की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों पहले पॉइंट में कि इसमें बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। यह भारत में शोध की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ावा देने पर जोर देती है दोस्तों। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है केंद्र स्तर पर कि वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों या संस्थानों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। विशेष भौगोलिक क्षेत्रों का आशय यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस आशय से मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी की जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं उनकी बात करी गई, ताकि जैसे कि वहाँ पर स्कीम के लिए ज़्यादा फंड दिया जाना चाहिए केंद्र के लिए, केंद्र के द्वारा, है ना, या कुछ विशेष ऐसा दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि जो है उनका जो विकास हो या डेवलपमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो भी काम किया जाए उसको बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों। अब आखिरी जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वह है विश्वविद्यालय या संस्थान स्तर पर क्या क्या सिफारिश की जानी चाहिए। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए। इस कमेटी के अनुसार ही जो भी कमेटी जो सिफारिश देती है उसके अनुसार ही, या जो भी समाधान देती है उसके अनुसार ही काम किया जाना चाहिए दोस्तों। इसमें दूसरा पॉइंट विश्वविद्यालय या संस्थान स्तर पर दूसरे पॉइंट की बात करिए तो वह है दोस्तों कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी सुधार हैं उनको किया जाना चाहिए दोस्तों। अगर जैसा कि आपने बताया हमने अभी कि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों में पहला बताया बजट का इशू है दोस्तों, है ना। तो इसका ये समाधान किया जा सकता है दोस्तों कि पीपीपी के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सकता है दोस्तों, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति में सुधार। इस नाम से रिपोर्ट जारी करी है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि 2010 और 11 की तुलना में 2020-21 में दोगुने से भी ज़्यादा जो व्यय है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर है R&D पर, वो ज़्यादा हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसका महत्व भी बताया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों। इससे जो शैक्षणिक संस्थान है उनको क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाया जाएगा दोस्तों, जिसके माध्यम से जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो भी स्किल से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, ताकि जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उसको सुचारू किया जाए, उसके अनुसार ही विकास को बढ़ावा देगा पाठ्यक्रम को, है ना दोस्तों। साथ ही साथ जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों में बताया था मैंने कि बजट से रिलेटेड इशू है ना, और शिक्षा से ज़्यादा शोध से ज़्यादा शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो भी नामांकन किया जाता है उनका नामांकन छात्रों का कम होता है ना दोस्तों। और तीसरा पॉइंट हमने सिफारिशों के बारे में बताया, तो सिफारिशों में हमने राज्य स्तर, केंद्र स्तर एवं विश्वविद्यालय या संस्थान स्तर पर जो भी सिफारिश है उसके बारे में हमने बात की दोस्तों, है ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बताया गया है, तो दोस्तों जो अगला आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि यूनेस्को ने नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स की घोषणा की है दोस्तों। यह घोषणा दोस्तों मोरक्को में आयोजित एक सम्मेलन में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन, इसमें की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस सूचकांक में, यह सूचकांक क्या करेगा दोस्तों कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिक तंत्रों की मृदा की गुणवत्ता का विश्लेषण एवं तुलना करने वाली मापों का मानक तय करेगा दोस्तों। इसकी तुलना उसकी जो मिट्टी होगी, सॉइल होगी, उसकी क्वालिटी का विश्लेषण करने वाली जो भी स्टैंडर्ड होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा, उनको, उनके जो मानक होंगे उनको तय करेगा दोस्तों। यह कौन करेगा? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स ये तय करेगा। इसके साथ ही यह मृदा क्षरण की प्रवृत्ति, मृदा सुधार हेतु उपायों की पहचान भी करेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों जो सॉइल की क्वालिटी है उसकी तो मतलब जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनका स्टैंडर्ड तो तय करेगा ही करेगा। इसके साथ ही जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसकी जो टेंडेंसी है या उसका जो सॉल्यूशन है कि सॉइल इरोजन कम किया जा सके, इसकी भी पहचान करेगा या इनको भी बताएगा दोस्तों। ठीक है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को अपने बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत 10 प्राकृतिक स्थलों में मृदा और भू क्षेत्रों के सतत प्रबंधन के लिए एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेगा दोस्तों। ठीक है।
यह पायलट कार्यक्रम का लक्ष्य इन 10 स्थलों पर उपयोग किए जाने वाले प्रबंधन के तरीकों के प्रभाव का आकलन करना है दोस्तों। साथ ही यह कार्यक्रम यह भी सुनिश्चित करेगा कि विश्व के अन्य भागों में इससे जुड़ी सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को विकसित और लागू किया जाए दोस्तों। क्या किया जाए दोस्तों कि जो भी विश्व के अन्य भागों में अगर मान लो कोई भी पायलट प्रोजेक्ट, या अभी जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा ये दोस्तों, है ना। अब ये पायलट प्रोजेक्ट अगर अच्छा मतलब ये सक्सेस होता है तो ये विश्व के अन्य भागों में इसी से जुड़ी सर्वोत्तम अन्य कार्य पद्धतियों को विकसित कर लागू किया जाएगा दोस्तों, ताकि जो है दोस्तों मृदा का क्षरण कम किया जा सके और मृदा की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके दोस्तों। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया जा रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कि जो मृदा है और भू क्षेत्रों में सतत प्रबंध, इस जो 10 प्राकृतिक स्थल हैं उनमें मृदा और भू क्षेत्रों के सतत प्रबंधन के लिए एक पायलट कार्यक्रम है दोस्तों। यह पायलट कार्यक्रम के माध्यम से जो है मृदा का क्षरण जो है उसको रोका जाएगा और उनका प्रबंधन किया जाएगा दोस्तों। और जो है इसकी जो इसी से जुड़ी जो सर्वोत्तम कार्य पद्धति हैं इनको विकसित किया जाएगा और विश्व के अन्य भागों में भी इसे लागू किया जाएगा दोस्तों, ताकि मृदा के क्षरण को कम किया जाए दोस्तों। मृदा क्षरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मृदा क्षरण का मतलब है कि मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक या जैविक गिरावट आती है तो उसे हम मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण की वजह से उस मृदा पर निर्भर समुदायों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की उस मृदा पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। जैसे ही उदाहरण के तौर पर एक किसान एक खेत में अपनी फसल को बोता है और अगर मृदा का क्षरण होता है तो उससे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इसी के बारे में बात करी गई है दोस्तों। तो मृदा क्षरण की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो विश्व मरुस्थलीकरण एटलस के मरुस्थलीकरण एटलस एक रिपोर्ट टाइप का है दोस्तों। तो इसके अनुसार बताया गया है कि 75% भूमि का पहले ही क्षरण हो चुका है और है ना दोस्तों, 75% भूमि का पहले ही क्षरण हो चुका है। इसका सीधा प्रभाव 3.2 मिलियन लोगों पर पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक 90% भूमि का क्षरण हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये बताया गया है दोस्तों, किस में बताया गया है? विश्व मरुस्थलीकरण एटलस में, है ना दोस्तों। किस में बताया गया दोस्तों? मरुस्थलीकरण एटलस में क्या बताया गया दोस्तों? 75% भूमि को पहले ही क्षरण हो चुका है। इसका जो इम्पैक्ट है वो 3.2 मिलियन लोगों पर पड़ रहा है दोस्तों। और एक अलग अनुमान के अनुसार ये बताया गया है कि 2050 तक क्या होगा दोस्तों? 90% जो भूमि का क्षरण हो जाएगा दोस्तों। ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर? लोगों पर पड़ेगा, उनके खान पान पर पड़ेगा दोस्तों, उनकी सेहत पर पड़ेगा दोस्तों, है ना। भारत में लगभग 32% भूमि क्षरित हो रही है और 25% भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है दोस्तों। क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से दोस्तों? तो इन पर बात करते हैं। तो वनों की कटाई के कारण भी मृदा क्षरण होता है दोस्तों। कृषि की अनसस्टेनेबिलिटी जो मेथड होते हैं, अनसस्टेनेबल मेथड होते हैं, उनके अनुसार भी मृदा का क्षरण होता है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण भी मृदा का क्षरण होता है। वायु, जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों का प्रदूषण, इसके कारण भी मृदा का क्षरण होता है। कैसे होता है दोस्तों? जैसे कि वनों की कटाई कर दी हमने तो क्या होगा, जो भी वर्षा होगी तो उससे क्या होगा कि मृदा की जो ऊपर की परत है वो ढह जाएगी नीचे, जिससे कि मृदा का क्षरण होगा, मृदा मरुस्थलीकरण की तरफ आगे बढ़ेगी दोस्तों, है ना। ऐसे ही अगर हम औद्योगिक प्रदूषण की बात करें तो इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं उससे क्या होता है कि जो मृदा की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज होती है दोस्तों। ऐसे ही जल हो गया या वायु हो गई, अगर तेज़ हवा चल रही जैसे कि आप राजस्थान में देखते हो तो वहाँ पर जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है दोस्तों, है ना, क्योंकि तेज़ हवाओं से मृदा यहाँ से वहाँ स्थानांतरित कर दी जाती है। ऐसे ही जल अगर वर्षा तेज़ गति से होती है तो रेल इरोजन हो गया और भी कई तरीके की इरोजन होते हैं जिसके कारण से मृदा का क्षरण होता है दोस्तों। इसके प्रभाव क्या होंगे दोस्तों? तो मृदा क्षरण से मृदा की उर्वरता कम होती है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इससे पौधों की वृद्धि नहीं होती है और कृषि उत्पादन में कमी आती है। जैसा कि हमने दोस्तों बताया अभी पहले उदाहरण के तौर पर कि एक किसान था, उसके खेत है
उस खेत में वो फसल उगाता है, लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी अगर कम हो गई है, जिसके कारण से फसल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति है वो भी कम हो जाएगी दोस्तों, है ना। दूसरा पॉइंट बताया इसमें दोस्तों, मृदा में भंडारित कार्बन का वायुमंडल में उत्सर्जन हो जाता है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। तो मृदा क्षरण के कारण क्या होगा दोस्तों कि पेड़ नहीं उग पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम होगी तो पेड़ नहीं उग पाएंगे, और पेड़ ज़्यादा नहीं उगेंगे तो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, है ना। पहले क्या होता था, अगर मृदा क्षरण नहीं होती है तो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस भी कम हो, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होता है। लेकिन अगर मृदा का क्षरण होता है तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी या जलवायु परिवर्तन में भी वृद्धि होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि मृदा के लाभकारी सूक्ष्म जीवों में कमी आती है। मृदा के लाभकारी सूक्ष्म जीवों में कमी आती है। गौरतलब है कि ये सूक्ष्म जीव पोषक चक्र, कीट नियंत्रण और पौधों की वृद्धि में योगदान करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर राइजोबियम हो गया दोस्तों, अगर मृदा का क्षरण होता है तो ये भी नष्ट होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर फलीदार जो फसलें होती हैं वो अगर उनका प्रोडक्टिविटी कम होगी तो राइजोबियम भी कम होगा दोस्तों, है ना। जिससे कि पोषक चक्र में भी जो पोषक चक्र है, जो न्यूट्रियस साइकिल है, उसमें भी कमी आएगी दोस्तों, है ना। तो ये सब प्रभाव हैं दोस्तों जिसके कारण से मृदा क्षरण का नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों मृदा क्षरण की रोकथाम के लिए शुरू की गई पहलें कौन कौन सी हैं। तो इसमें बात करते हैं वैश्विक पहलें और भारत की पहलें। तो वैश्विक पहलों के बारे में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, है ना दोस्तों। ये एक UN की संधि है, UN का कन्वेंशन है जिसके माध्यम से डिजर्टिफिकेशन की रोकथाम के लिए पहल की गई है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों दूसरी है भारत संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO, इसने भी ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2022 से 2030 तक शुरू किया है दोस्तों। तो ये जो UNCCD हो गई, FAO हो गई, ये कुछ पहलें शुरू करती हैं ताकि जो मरुस्थलीकरण को रोकथाम किया जा सके, है ना। भारत में भी सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये भी एक प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत की गई है। या फिर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है और परंपरागत कृषि विकास योजना है, जैसे कि जैविक खेती हो गई, इन सब चीज़ों की पहले की गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो आर्टिकल था वो सॉइल के बारे में बात करता है दोस्तों। तो ये हम फिर से बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या था दोस्तों कि जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स है, ये क्या बात करेगा दोस्तों, ये मृदा की गुणवत्ता का विश्लेषण और तुलना करने की जो मापों का मानक होता है उसको तय करेगा दोस्तों। इसके साथ ही मृदा की क्षरण की जो प्रवृत्ति है या मृदा सुधार हेतु उपायों की पहचान भी करेगा दोस्तों। ठीक है, इसने ये एक कार्यक्रम पायलट प्रोग्राम भी शुरू करेगा जिसके माध्यम से वो 10 स्थल जो प्राकृतिक स्थल हैं उनमें मृदा का प्रबंधन और भू क्षेत्रों के सतत प्रबंधन का आकलन करेगा। इसके साथ ही वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि इससे जुड़ी हुई सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को विकास किया जाए और ये विश्व के अन्य भागों में भी लागू किया जाए। मृदा क्षरण के बारे में हमने बताया, जैसे कि इसकी भौतिक और रासायनिक जैविक गिरावट को ही मृदा क्षरण कहते हैं दोस्तों। मृदा क्षरण की स्थिति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक विश्व मरुस्थलीकरण एटलस के अनुसार 75% जो भूमि है पहले ही क्षरण की जा चुकी है, और एक अनुमान के अनुसार ये बताया गया कि 2050 तक 90% भूमि का क्षरण हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कारक के बारे में बात करी है हमने, तो औद्योगिक प्रदूषण हो गया, वनों की कटाई हो गई, जल और वायु जैसे प्राकृतिक स्रोतों का भी प्रदूषण से भी मृदा का क्षरण होता है। इसके प्रभाव क्या होंगे दोस्तों, तो पौधों की वृद्धि एवं कृषि में उत्पादन में कमी आती है, और जो जलवायु परिवर्तन होता है या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें भी वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस आर्टिकल के बारे में बात करी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।